good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 18 July 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज दिल्ली डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में सेंड केस टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच. नाउ वी ऑल नो दैट अबाउट दिल्ली डिस्प्यूट. दिल्ली का डिस्प्यूट यहाँ पर क्या है आप सभी को पता है. दिल्ली क्या है, हमारी एक यूनियन टेरिटरी है. यहाँ पर कौन होते हैं, हमारे एलजी साहब होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जो कि मतलब कि एक तरीके से यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं. क्या होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं. अब इनका काम क्या है, एक तरीके से इनके पास जो भी मतलब इनका जो काम होता है वो किसकी एड और एडवाइस पर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस पर क्या करते हैं, ये काम करते हैं. बट यहाँ पे 3 एरियाज हैं जहां पर इसका डिस्क्रिप्शन चलता है. कौन कौन सा एरिया है आपका, लैंड वाला एक एरिया आ जाता है आपका, लैंड एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी चीज है तो वहां पर एलजी साहब क्या कर सकते हैं, आपके डिस्क्रिप्शन में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं. पुलिस का जो आपका टॉपिक आता है, और तीसरा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर. तो यहाँ पर क्या होता है, इन 3 टॉपिक्स पर, इन 3 एरियाज में हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनकी यहाँ पर क्या होती है, आपकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि अपने अकॉर्डिंग सारे वो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं. और अदर कोई भी इश्यूज आते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी एड और एडवाइस पर काम करना होगा. इतना आपको क्लियर हुआ. उसके बाद हमने क्या देखा, अभी हाल ही फिलहाल में यहाँ पर एक ऑर्डिनेंस आता है. ये पूरा इशू कहा जाता है, एक ऑर्डिनेंस आता है जिसमें यहाँ पे जो सर्विस है ना, जो सर्विस वाला पॉइंट है, एरिया है, इसको भी क्या कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है ऑर्डिनेंस के थ्रू. अब इसी के चलते यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो पूरा इशू है हम इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में सेंड करेंगे और फिर हम देखेंगे. तो देखिए, सॉलिसिटर जनरल आस्क कोर्ट टू वेट फॉर लेजिस्लेटिव डिसीजन. CJI सेज द कार्डिनल इश्यूज विल बी वेदर द दिल्ली ऑर्डिनेंस अमाउंटेड टू एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अनदर रूल. तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है ना. ऑर्डिनेंस के थ्रू यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में आपका अमेंडमेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है. अब आप सभी को पता है यहाँ पे मॉनसून जो सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है ना. और ऑर्डिनेंस का एक प्रोविजन क्या है, आप सभी को पता है कि ऑर्डिनेंस जब तक ठीक है तो है, उसके बाद जैसे ही आपका पार्लियामेंट का सेशन या फिर कोई भी आपकी जो असेंबली का सेशन स्टार्ट होता है तो वहां पर आपको एज अ बिल उसे क्या करना होता है, प्रेजेंट करना होता है. तो इसी के चलते यहाँ पे थोड़ा इशू चल रहा है. अब आपके लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, दिल्ली के लिए आपका एक यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल आर्टिकल है. तो आप देखेंगे आर्टिकल 239 AA जो किसकी बात यहाँ पर करता है, The 69 Amendment of the Constitution of India inserted Article 239 double capital A, which declare the Union Territory of the Delhi to be administered by LG who work on the aid and advice of the elected Legislative Assembly. तो यहाँ पर हमारा 69 Constitutional Amendment Act अमेंडमेंट होता है जिसके थ्रू यहाँ पर आपका ये न्यू आर्टिकल को इंसर्ट किया जाता है. यहाँ पर LG होंगे जो क्या करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव असेंबली की एड और एडवाइस पर यहाँ पर उस चीज को दिल्ली को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे. ओके, तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हुआ. अब हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस की. ऑर्डिनेंस क्या हो जाता है, ये एक तरीके का लॉ होता है. मतलब कि जैसे कि पार्लियामेंट, जब कोई भी हाउस, या तो पार्लियामेंट में आप लोकसभा की बात कर लीजिए या राज्यसभा की बात कर लीजिए, स्टेट में हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की और लेजिस्लेटिव काउंसिल की. जब कोई भी हाउस यहाँ पर सेशन में नहीं होता है ना, रेसेस का टाइम होता है, यहाँ पर छुट्टी पर है, इस तरीके की जब चीजें होती हैं, तो अगर उस सिचुएशन पर, उस टाइम पीरियड पर अगर कोई हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ लेकर आना है तो वहां पर क्या होता है, आपका ऑर्डिनेंस होता है ना. ऑर्डिनेंस को कौन इशू करता है, आपके प्रेसिडेंट करते हैं और स्टेट में आपके गवर्नर करते हैं. Okay, so Article 123 grants the President certain law-making power, including the authority to issue ordinance during Parliament's recess, and hence it is not possible to enact law in the Parliament. मतलब कि जब हम पार्लियामेंट में किसी भी लॉ को इनेक्ट नहीं कर सकते तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट के पास अंडर आर्टिकल 123 आपके पास, उनके पास क्या होती है, पावर होती है जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस को इशू करके कोई भी पर्टिकुलर जो टॉपिक है, लॉ है, वहां पर लेकर आने की जरूरत है तो वहां पर हम लॉ लेकर आ सकते हैं. ठीक है. अगर हम स्टेट में बात करते हैं तो स्टेट में कौन लाता है, आपका गवर्नर यहाँ पर ऑर्डिनेंस ला सकती है. ओके, अंडर आर्टिकल 213.
अब यहाँ पर ये आपके लिए क्वेश्चन ये बन जाता है कि ऑर्डिनेंस का यहाँ पर टाइम पीरियड कितना होता है, ये आपके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो देखिए पार्लियामेंट के बीच का जो गैप होता है, 2 सेशंस के बीच का गैप कितना होना चाहिए, 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड कितना हो जाता है आपका 6 मंथ हो जाता है। और जब पार्लियामेंट यहाँ पे सेशन में आती है, जैसे कि अभी आपका मानसून सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो विद इन 6 मंथ यहाँ पर विद इन 6 मंथ उस पर बिल लेकर आना होगा और उसे पार्लियामेंट में क्या करवाना होगा, पास करवाना होगा, तभी वो जाके आपका क्या बनेगा, फर्दर लॉ बनेगा। तो इसका टाइम पीरियड कितना हुआ, 6 मंथ प्लस 6 वीक्स, ये आपका इतना है किसी भी एक ऑर्डिनेंस का टाइम पीरियड कि वो कब तक यहाँ पर ऑर्डिनेंस में रह सकता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये ऑर्डिनेंस और इससे रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा कल का क्वेश्चन था, विथ रेफरेंस टू इंडिया डिडवाना, कुचमाना, सारगोल एंड काठू आर नेम्स ऑफ। यहाँ पर ये किसके नेम से ये आप लोगों को बताने थे, है ना। क्या ये ग्लेशियर्स है, मैंग्रोव एरियाज है, रामसर साइट्स है या सलाइन लेक्स हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने आंसर किया था, कुछ लोगों ने आंसर नहीं किया। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसका आंसर करने की कोशिश करिए, आप लोग रिसर्च करिए, ढूंढिए, गूगल करिए, आपके पास इतने सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, आपके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल होंगी, तो आप इनका यूज करिए। थोड़ा सा आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम देना है इसमें, ज्यादा नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे कि यहाँ पर जो हम डिडवाना की बात कर रहे हैं, कचमान, सरगोल एंड काठू, ये किसके नेम है, किसी ग्लेशियर के नेम है या फिर कोई मैंग्रोव एरिया है आपका उसका नेम है, कि या फिर किसी रामसर साइट्स है उनका नाम है, या फिर किसी सलाइन लेक्स का नेम है। ओके, सो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे सभी ने आंसर किया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन डी। ये सारे क्या है आपके, सारगोल, काठू, कचमान, डिडवाना, ये आपके सलाइन लेक्स हैं। कहाँ पर है आपके, मेनली आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। तो हम बात करते हैं सलाइन लेक्स क्या होते हैं आपके, इनको हम प्याल्स भी कहते हैं। स्मॉल छोटे छोटे यहाँ पे आपके झील टाइप्स की होती हैं, जिनका जो वाटर होता है कैसा होता है, सॉल्टी होता है। इसको हम इसलिए कैसा होता है, इनका सॉल्टी वाटर होता है। तो आप देखेंगे a flat floor that undrained basin in which water collected after rain and evaporate quickly after are called प्यालास। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि बारिश हुई और कोई आपका थोड़ा बहुत एरिया है, तो वहां पर पानी क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, जब बारिश यहाँ पर रेनी सीजन आपका चला जाता है, मानसून चला जाता है, उसके बाद जो वाटर होता है वो एवेपोरेट हो जाता है। तो एक तरीके से इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्लास कहते हैं। ओके, तो डिडवाना की आपका एक प्लास है और ये आपका कहाँ देखने को मिलता है, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। अदर की हम बात करते हैं, इसमें कचमान, सरगोल और काठू के आपके छोटे छोटे लेक्स हैं। ओके, यहाँ पर हम सलाइन लेक्स की बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है और जो भी अदर मिनरल्स होते हैं, नॉट ओनली यहाँ पे सिर्फ सॉल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अदर मिनरल्स भी क्या होते हैं, उनका कंसंट्रेशन हाई होता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, सलाइन लेक्स कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके देख लीजिए, डिडवाना, कचमान, सरगोल, काठू आर द सलाइन लेक्स इन इंडिया। ये आपके इंडिया की सलाइन लेक्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दीज लेक्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान विच इज नोन फॉर इट्स एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट। तो आप लोगों को पता है राजस्थान का एरिया कैसा है, आपका एरिड और सेमी एरिड है ना, वहां का कंडीशन ऐसा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सॉल्ट एंड अदर मिनरल्स, ये जो आपके लेक्स हैं किसका सोर्स है, आपका सॉल्ट एंड अदर मिनरल्स का। तो हम इसमें यहाँ पर इनका यूज करते हैं। अदर हम सलाइन लेक्स की बात करते हैं इंडिया में, तो और कौन कौन इंक्लूड होता है, सांभर लेक, चिलिका लेक एंड पुलिकट लेक। तो ये भी आपको याद रखना है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि इंडिया में कितने सलाइन लेक्स हैं, उनके नाम आपको इसी तरीके से दिए जा सकते हैं। तो सांभर लेक, चिलिका एंड पुलिकट लेक भी क्या है, आपके सलाइन वाटर लेक्स है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये सारा आप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा क्वेश्चन है, recently which of the following state has explored the possibility of construction an artificial inland port to be connected to sea by long navigational channel। यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं कि किस स्टेट ने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है पॉसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट। हम यहाँ पर आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट को क्या करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, जिससे हम क्या कर सकें, जो सी एरिया है आपका, है ना, उसको हम जो आपका लॉन्ग नेविगेशनल चैनल है उससे कनेक्ट कर सकें। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एंड राजस्थान। तो राइट ऑप्शन क्या है, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसका आंसर आप लोगों को कल दिया जाएगा। बट उससे पहले कमेंट सेक्शन में आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। वीडियो को पॉज करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को आप रीड करेंगे, देन कॉमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सही करना है सही करिए, गलत आप मार्क करें, गलत करिए, कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट आप ट्राई तो कर रहे हैं,
है ना, ये सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उनको देखते हुए आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी है अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ प्रायर रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम कोई भी बिल लेकर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड कर रहे हैं, हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड करने जा रहे हैं, तो अगर हम उसके लिए क्या लेकर आते हैं, बिल लेकर आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड करना है तो हम बिल लेकर आते हैं। तो अगर बिल को हमें क्या करना है, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करना है, तो उससे पहले क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की यहाँ पर आपको रिकमेंडेशंस चाहिए होती हैं या नहीं चाहिए होती। तो ये आपको ये बताना कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। When the Constitution Amendment Bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his or her assent। यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने प्रेजेंट किया जाता है तो ये उनके ऊपर ऑब्लिगेटरी होता है कि वो अपना एसेंट यहाँ पर प्रोवाइड करें। ये आपका स्टेटमेंट सही है या गलत है, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ नेक्स्ट इज A constitution amendment bill must be passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha by special majority and there is no provision for joint sitting। हम यहाँ पे constitutional amendment bill के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है क्या, जब भी कोई constitutional amendment bill आता है तो वो दोनों लोकसभा आपका और राज्यसभा दोनों से अलग अलग क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। अगर दोनों के बीच में यहाँ पे क्लैशेस होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो यहाँ पर क्या कोई स्पेशल प्रोविजन है जॉइंट सिटिंग का या नहीं, तो ये आप लोगों का बताना है, ठीक है, कि यहाँ पर कोई भी स्पेशल प्रोविजन नहीं है जॉइंट सिटिंग की। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपको ये बतानी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। कॉमेंट सेक्शन में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो के लास्ट में इसका राइट ऑप्शन आपको दिया जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है नीति आयोग रिपोर्ट सेज 13.5 करोड़ पीपल लिफ्टेड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इससे पहले हमने कुछ दिनों पहले अभी रीड करा था कि आपकी यूनाइटेड नेशन की क्या आती है, एक रिपोर्ट आती है यूएनडीपी की, है ना, आपकी जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत आपकी रिपोर्ट आती है, जिसमें हमने ये देखा था कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उसमें से बहुत सारे लोगों क्या हो रहे हैं, लिस्ट आउट हो रहे हैं, मतलब कि उससे हटाए जा रहे हैं। क्यों हटाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी कंडीशन थोड़ी बहुत यहाँ पर इंप्रूव हो रही है। अब हम बात कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, सिर्फ यहाँ पर आपका मनी वाला फैक्टर नहीं आता कि मतलब आपके पास अगर पैसे हैं तो आप यहाँ पर रिच हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है, है ना, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं तो आप यहाँ पर पुअर हो जाते हैं। तो ये हम इस पॉवर्टी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर किस पॉवर्टी की बात की जा रही है, कुछ डायमेंशंस दिए गए हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं आपके पास, जैसे कि आपको क्या यहाँ पर एजुकेशन की एक्सेस है या नहीं है, आपके पास यहाँ पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है, आपको प्रॉपर जो 24 हमारा जो राइट है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलना चाहिए, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, आपकी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, आपको सारी हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ पर मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। तो ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं और इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये देखा कि नीति आयोग की अभी एक हाल ही फिलहाल में रिपोर्ट आई है, आप देखेंगे नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023 रिलीज बाय नीति आयोग हियर ऑन मंडे, जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया हैज रजिस्टर्ड अ significant decline of 9.89% point in the number of multidimensionally poor from 24.85% in 2015 to 16 to 14.96 in 2019 to 21। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, एक सिग्निफिकेंट आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। कैसे कि हम बात कर रहे हैं कब, 15-16 की, 2015 और 16 की हम बात करते हैं, तो हमारा जो पॉवर्टी इंडेक्स था, है ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी होता है हमारा, और इन सारी चीजों को देखते हुए हमने ये देखा कि 24.85% पहले लोग जो आते थे पॉवर्टी की इसमें आते थे, अब ये डिक्लाइन होकर कितना हो चुका है आपका 14.96% हो चुका है। तो कितना यहाँ पर आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, 9.89% यहाँ पर हमें डिक्लाइन देखने को मिला। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम यहाँ पर जो पुअर की कैटेगरी है उससे हमारा यहाँ पर धीरे धीरे नंबर डिक्लाइन हो रहा है। तो आप स्पेशली यहाँ पर देखेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज ड्यूरिंग द सेम पीरियड saw a decrease from 18.65 to 5.27. Uttar Pradesh registered the largest decline in number of poor with 3.43 crore people escaping multi-dimensional poverty. तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने लार्जेस्ट नंबर में यहाँ पर डिक्लाइन किया है। इसको आप एज अ एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं कहीं भी, है ना, आपसे यहाँ पे फैक्ट भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही फिलहाल में जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है तो उसमें यहाँ पर
किस स्टेट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, तो उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर रजिस्टर किया है कि वहां पर सबसे ज्यादा क्या हुआ है, लार्जेस्ट डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। ओके मैम, हम यहाँ पे बिहार की बात करते हैं। बिहार में भी हमें बहुत सारा डिक्लाइन देखने को मिला। पहले यहाँ पर 15.18% था, अब 33.7% डिक्लाइन देखने को मिला। फिर झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी हमें ऐसा डिक्लाइन देखने को मिला है। ओके, तो आई होप आपको ये रिपोर्ट से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अ कॉमन सिविल कोड स्पेलिंग क्वालिटी फॉर एवरी इंडियन। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। आपकी किसकी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, आप सभी को पता है कि हमारी कंट्री क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है। तो यहाँ पर हम अलग अलग रिलीजियस के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदूज हैं, यहाँ पर मुस्लिम्स हैं, वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जैनिज्म है, सिखिज्म है, ओके, हम बुद्धिज्म की बात करते हैं। तो यहाँ पर बहुत तरीके के आपके जो रिलीजियस पीपल हैं वो रहते हैं, बहुत तरीके के यहाँ पे लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। बट हम क्या एक सेकुलर कंट्री हैं। अब जब हमारा इंडिया, यहाँ पर हम बात करते हैं 1947 की, 1947 में क्या हुआ था, आप सभी को पता है कि रिलीजियस बेसिस पर इंडिया का पार्टीशन होता है, रिलीजियस बेसिस पर यहाँ पर इंडिया का पार्टीशन होता है। तो उस टाइम पर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर नहीं आते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब मेन मतलब ये है आपका कि हमारे जो पर्सनल लॉज हैं, एक तरीके से जो पर्सनल लॉज है, आपके जो सिविल मैटर्स हैं, सिविल मैटर जैसे कि आपका मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का राइट है ना, तो इन सारी चीजों के लिए क्या हो, आपका एक लॉ हो। जैसे कि हम बात करते हैं हिंदूज में मेरी जो आपकी शादी के प्रोविजन है वो अलग है, मुस्लिम्स में यहाँ पे शादी और डाइवोर्स के प्रोविजन अलग हैं, है ना। ट्राइबल कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर उनकी प्रोविजन अलग है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ये कहा जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आएंगे, जिससे क्या करेगा, वो सारे इंडियंस को एक से इक्वालिटी प्रोवाइड करेगा। अब कुछ लोग इसके फेवर में होते हैं और कुछ लोग इसके अगेंस्ट होते हैं। बट 1947 की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हमारा रिलीजियस बेसिस पर क्या होता है, पार्टीशन होता है। तो उस टाइम पर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या किया, इंप्लीमेंट नहीं किया, और उसे कहाँ रखा, डीपीएसपी में रखा। कहाँ रखा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा, कि जब हमारा नेशन एक तरीके से इनको कंसर्न इसे रेज किया गया कि हम क्या करते हैं, जब हमारा स्टेट थोड़ा एक मैच्योर स्टेट में आ जाएगा, जब लोग यहाँ पे थोड़ा समझने लगेंगे चीजों को, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहाँ पर लेकर आया जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को पता है, लॉ कमीशन ने यहाँ पर कहा है, आपके सभी के यहाँ पे व्यूज मांगे हैं कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या व्यू है, क्या इसे लेकर आना चाहिए या नहीं लेकर आना चाहिए। इवन आपने देखा होगा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी कई बार अपने यहाँ पर जो उनकी स्पीच होते उन्होंने उसमें कहा कि हम क्या है, एक नेशन है, तो यहाँ पर एक लॉ होना चाहिए सभी रिलीजन के लिए। अब यहाँ पे कुछ लॉज हैं, स्पेशली इसमें ये कहा जा रहा है कि जो पर्सनल लॉज हैं, ओके, यहाँ पर जो हमारे पर्सनल लॉज है, सबसे बड़ा इसमें लूप होल क्या देखने को मिलता है, सबसे बड़ा लूप होल ये देखने को मिलता है कि जो विमेन्स होती हैं, यहाँ पर आपकी जो विमेन है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर सफर करती हैं ड्यू टू दैट पर्सनल लॉ। आप यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल कोट करके बताया है। ये आर्टिकल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के किस में है, फेवर में है। उन्होंने फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, हमारे जो पर्सनल लॉज हैं इन्होंने वेरियस कम्युनिटीज की एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि देयर इज अ अनमिस्टेकेबली पैट्रियार्कल फार्मिंग वेयर मैन आर प्रिविलेज्ड एट एवरी टर्न, दस ओनली मैन कैन बी कर्ता और हेड ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर आपकी कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आप सभी को पता है, तो वहां पर जो हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है, आपके जो मेल पार्टनर होता है ना, वो यहाँ पर क्या होता है, उसको हम कर्ता के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। ओके, ये आपका हिंदू का एग्जांपल हो। सेकंड हम बात करते हैं मुस्लिम्स में, जो मुस्लिम से डाइवोर्स मुस्लिम विमेन होती हैं, उनको एक जो सर्टेन पीरियड के बाद मेंटेनेंस के लिए वो इंटाइटल नहीं होती हैं, उनको सिर्फ एक टाइम पीरियड होता है, तब तक क्या करता है उनका जो हस्बैंड होता है, जैसे उन्होंने डाइवोर्स लिया है तो वो उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। फिर एक पीरियड बाद क्या होता है, वो जो मेंटेनेंस होता है उसको नहीं प्रोवाइड किया जाता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि पारसी विमेन अगर वो कम्युनिटी से बाहर शादी कर लेती हैं तो उन्हें कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया जाता है। इवन वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज में हमने ये देखा है कि जो विमेन्स होती हैं, आप यहाँ पर देखेंगे इंडिया द कस्टम दैट वुमेन डू नॉट इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। यहाँ पर कई जगह आप देखेंगे हमारे इंडिया में कस्टम है कि वुमेन क्या करती हैं, जो हमारी एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आपके पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट नहीं करती हैं। जो आपका मेल चाइल्ड होता है
है ना, जो आपका बॉय चाइल्ड होता है वही क्या करता है, प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। तो ये उन्होंने एग्जांपल दी। सबसे ज्यादा इसमें किसको सफर करना पड़ता है, ये जो हमारे पर्सनल लॉ है इसके कारण सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है विमेन को। तो इसमें सबसे बड़ा एक पॉइंट ये कहा गया है कि पर्सनल लॉ में अगर कोई ऐसा लॉ है कि बहुत ही ज्यादा क्या है वो रिग्रेसिव है, तो उसे हम क्या करना चाहिए, उसे हमें खत्म कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कोई भी ऐसी रिग्रेस प्रैक्टिस है, कोई रिग्रेस लॉ है जो कि क्या कर रहा हो, किसी भी विमेन की हम बात कर रहे हैं या फिर चिल्ड्रन की, हम किसी भी चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, उनके साथ क्या कर रहा हो, उनके फेवर में ना हो, है ना, उनके अगेंस्ट में, तो हमें उसे क्या कर देना चाहिए, उसे बैन कर देना चाहिए, उसे हटा देना चाहिए। हम यहाँ पे इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं, ना कि इनइक्वालिटी का। ओके तो इतना आपको यहाँ पर क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई कि मैटर ऑफ डाइवर्सिटी। अब कुछ लोग क्या कहेंगे कि यूनिफॉर्म, जैसे कि हमारा जो रिलीजन है वो क्या हो जाता है, हमारा फंडामेंटल राइट है ना। तो यहाँ पर किसके बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, आपका फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में थोड़ा कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि जो ये हमारी लॉ है, लॉ हमारे जो पर्सनल लॉज होते हैं, तो कुछ कस्टम्स, कुछ बिलीव्स ऐसे होते हैं जो कि आपके बहुत ही ज्यादा इंटाइटल्ड होते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, है ना, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, उस प्रैक्टिस को हम उसे फॉलो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर उसकी लेजिटिमेसी पर यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या हाँ ये लेजिटिमेट है या नहीं है। तो आप देखेंगे दीज माइलस्टोन पॉइंट टू बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द राइट टू रिलीजन एज बीइंग कन्फाइंड टू चॉइस ऑफ वंस फेथ, नॉट टू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सप्रेशन ऑफ इट, सच एज द रेगुलेशन ऑफ वुमेन्स ऑटोनॉमी बाय मैन। तो यहाँ पर एक तरीके से हमने क्या देखा कि ये जो हमारा राइट टू रिलीजन है एक तरीके से हमारी कन्फाइंड चॉइस है कि हम मतलब कि हमारा क्या एक तरीके के लोगों का ये फेथ है, बट ये जो आपकी चॉइस है, आपका जो राइट टू रिलीजन है, ये विमेन की अथॉरिटी के ऊपर, उनकी ऑटोनॉमी के ऊपर, उनको रेगुलेट करने के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो बस इसमें मेनली यही कहा जा रहा है कि अब देखिए इवन एलजीबीटी कम्युनिटी की भी बात की जा रही है कि उनके लिए भी हम क्या लेकर आए, सेम लॉ लेकर आए, जिससे कि उनके जो पर्सनल कोड्स हैं, लॉज हैं, और रिलीजियस बेसिस पे या फिर कोई भी इशू है तो उनको भी हमें क्या करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए और इस स्फीयर में उन्हें लेकर आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हैड इन अ मैसेज टू द नेशन stated that task before India to create social, economic and political institution which will ensure justice and fulfillment of life to every man and woman. No social cleavage has been imagined in this vision. A universal civil code would be step in that direction. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1947 में इंडिपेंडेंस डे के दिन में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने ये कहा था कि हमें क्या करना है, एक सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करना है जहाँ पर एक इंश्योर करना है हमें जस्टिस सबके लिए, चाहे वो मैन हो या चाहे वो विमेन हो। तो हम अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आते हैं तो एक तरीके से एक स्टेप होगा उस डायरेक्शन में। ओके तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अ बिल दैट फेंस द राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब आप सभी को पता है यहाँ पर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आने वाला है। तो इससे पहले इसका जो ड्राफ्ट था वो तैयार हुआ था और पब्लिक डोमेन में इसको रखा गया था, बट उसमें फिर से कुछ चेंजेस किए गए और जो न्यू ड्राफ्ट है ना, बिल का जो न्यू ड्राफ्ट है उसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया। इतना हुआ यहाँ पर। अब इसमें ये कहा जा रहा है, इसमें कुछ प्रोविजंस हैं एक तरीके से। तो देखिए सिटीजंस आर कंसर्न दैट इफ टू ऑफ इट्स प्रोविजन आर नॉट चेंज्ड इट मे लीड टू मेजर रेगुलेशन फॉर डेमोक्रेसी। इसमें कुछ प्रोविजंस है जिसके कारण क्या हो सकता है कि हमारी डेमोक्रेसी में कुछ मेजर रेगुलेशन देखने को मिल सकता है। अब इसको यहाँ पर लिंक किया जा रहा है, इसमें आपका एक बहुत अच्छा टॉपिक आ जाता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। RTI एक्ट आपका जो आता है 2005 में, ये क्या होता है आपका आता है 12 अक्टूबर 2005 में। वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपेरेंसी लॉ इन द वर्ल्ड, एम्पावरिंग सिटीजंस एंड इट्स प्रैक्टिकल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ देयर रोल एज अ रूलर्स एंड ऑनर्स ऑफ इंडिया। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर आपको यहाँ पर क्या राइट दिया जाता है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है आपका फंडामेंटल राइट, जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर है, गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है, गवर्नमेंट से हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं, 10 कैटेगरीज हैं जिसको हमने एग्जेम्प्ट करके रखा है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रिवेंट करके रखा कि इन टॉपिक्स पर आप इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। बाकी जितने भी अदर चीजेज हैं, है ना, अदर थिंग्स है, वहां पर गवर्नमेंट से हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को थ्रू राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके अब जैसे इसमें बहुत सारे सेक्शन आपके देखने को मिलेंगे कि सेक्शन आपका 8(1) है, फिर यहाँ पे टोटल 10 सेक्शन है, 8(1)I है, 8(1)J है। तो यहाँ पे 2 सेक्शंस की बात की जा रही है। पहला क्या होता है, हमारा प्राइवेसी वाला इशू आता है। कौन सा, प्राइवेसी वाला यहाँ पर इशू आता है। अब देखिए अभी ये बिल ना ड्राफ्ट हुआ है,
अभी आगे मॉनसून सेशन ये स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद हम फर्दर देखेंगे इस बिल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो इस बिल पर फिर से डिबेट और डिस्कशन यहाँ पर होगा। तो हम यहाँ पर आगे चीजों को देखेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये क्या है, आपका आरटीआई एक्ट 2005 में आता है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है उसमें यहाँ पर जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है उसमें इंश्राइंड है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन। ओके, ये कब पास हुआ था आपका, जून 15 को 2005 के उसको पास हुआ था और इंप्लीमेंट हुआ था आपका 12 अक्टूबर 2005 को। ओके, द आरटीआई एक्ट 2005 इज अ टूल टू एस्टैब्लिश अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस एंड इज हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग करप्शन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है गवर्नेंस में, और करप्शन को क्या करना है, रिड्यूस करना है। इसलिए यहाँ पर इस एक्ट को लेकर आया जाता है, और ये क्या करता है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को ये रिप्लेस करता है, और उसके बाद यहाँ पर आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आता है। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की बात कर ली। अब देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, जैसे कि हम बात करते हैं द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। तो यहाँ पर कुछ सेक्शन 8 के अंदर आपके एक्सेप्शन दिए गए कि इन चीजों पर आपका क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं की जाएगी, आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो देखिए इसी के एम्बिट में कुछ चीजें रखी गई हैं, जैसे कि जो लोगों का पर्सनल डेटा है उसको इसके एम्बिट में रखा जा रहा है कि हम क्या करेंगे, पर्सनल डेटा जो है शेयर नहीं करेंगे पर्सन का। अब उस पर्सन में कौन आ रहा है, यहाँ पर जो अभी ये न्यू ड्राफ्ट आया है उसमें पर्सन में कौन मेनली आ रहा है, तो देखिए द प्रपोज बिल डिफाइन द टर्म पर्सन वेरी वाइडली टू इंक्लूड इंडिविजुअल, कंपनीज एंड द स्टेट। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है वो किस चीजों को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है, आपका यहाँ पे इंडिविजुअल भी आ रहा है, कंपनीज भी आ रही हैं और स्टेट भी आ रही हैं। तो अगर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि हमारी जो इंडिया की नेशनल इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी उसको हार्म कर रहा है, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू है, तो वहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड एक्सेस नहीं करवाई जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आई ऑन इमिरेट फ्लोज। अब इमराती फ्लोज एक तरीके से आप सभी ने यहाँ पर कल देखा होगा, हमने देखा था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यूएई का जो सेंट्रल बैंक है उसके बीच में यहाँ पे एमओयू आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसमें बीच में हमने ये कहा कि हम बायलेटरली जो भी हमारा ट्रेड होगा तो वो किस में होगा, हमारी लोकल करेंसीज में होगा, है ना, किसमें होगा, हमारी लोकल करेंसी में होगा। इंडिया की तरफ से यहाँ पे रुपीस का यूज किया जाएगा और यूएई की तरफ से यहाँ पर दीरम का यूज किया जाएगा। और जो आपका यूएई है वो भी क्या कर सकता है, यहाँ पे रुपीस का यूज कर सकता है। मतलब जो हमारा ट्रेड होगा वो हमारी लोकल करेंसी में होगा, कोई भी आपकी जो थर्ड करेंसी है, थर्ड नेशन की करेंसी है उसका यूज नहीं किया जाएगा। कुछ लोग इसे ये कह रहे हैं कि एक तरीके से ये क्या है, डी डॉलराइजेशन की तरफ एक स्टेप है, बट यहाँ पर देखिए ये हम इसको स्टेप नहीं कह सकते हैं, हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि हमने अभी देखा कि रशिया और यूक्रेन का जब से वॉर स्टार्ट हुआ, हमारा जो ट्रेड होता है, हम अगर इंटरनेशनली देखें हमारा जो पूरा ट्रेड होता है किसमें होता है, डॉलर में होता है। अगर कभी ऐसी फिर से सिचुएशन आ गई तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारी कोई करेंसी है, हम रुपीस की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमें जैसे कि यहाँ पर आपका हुआ इंडिया, ये आपका हो गया इंडिया, आप ऐसे देखिए इसको, ये हुआ हमारा इंडिया और ये है हमारा यूएई, इनके बीच में हमें क्या करना है, ट्रेड हो रहा है ना, लेन देन हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन करेंसी का यूज करते हैं जो आपके लिए भी सुटेबल हो, हमारे लिए भी सुटेबल हो। तो उन्होंने किसको चूज किया, डॉलर को चूज किया। ठीक है, हम डॉलर की यूज करेंगे। तो यूएई ने क्या किया, उनकी जो दीरम थी उसको डॉलर में कन्वर्ट किया, और इंडिया ने अपनी रुपीज को किस में कन्वर्ट किया, दीरम में कन्वर्ट किया, सॉरी डॉलर में कन्वर्ट किया, और हमारे पास क्या आ गया, डॉलर आ गया। अब हमने क्या किया, डॉलर में यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो इससे क्या होता है, देखिए एक तो जो आपकी कन्वर्टेबिलिटी होती है उस पर भी थोड़ा वो होता है, आपकी जो करेंसी होती है वो धीरे धीरे डेप्रिशिएट होने लगती है। जैसे कि अगर हम ट्रेड ज्यादा कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप ज्यादा रुपीस को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका जो करेंसी है उसकी जो वैल्यू है डेप्रिशिएट होने लगती है धीरे धीरे। ठीक है, इसलिए हमने ये कहा कि हम क्या करते हैं, हमारी जो लोकल करेंसी है वहां पर एक तरीके से क्या करेंगे, ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि हमने देखा रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, अब ज्यादातर जो ट्रेड होता था वो डॉलर में होता था। अब वेस्ट ने क्या किया, यूएसए ने क्या किया, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, तो यहाँ पर उनकी इकोनॉमी पर इसका पूरा इंपैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है ना। इसलिए यहाँ पर एक स्टेप यहाँ पर उठाया गया है, जिसमें यहाँ पर जो भी, अब इसमें कुछ लोग देखिए, आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, यहाँ पर आपको एक और आर्टिकल मिलेगा, ये
रुपीज दीरम डील इज अ बायलेटरल इनवॉइस। तो यहाँ पर ये कहा है कि जो यूएई के एम्बेसडर हैं टू इंडियन एम्बेसडर से, उन्होंने ये कहा कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है एक तरीके से हमारे जो पाथ है ट्रेड को ईज करने के लिए हुआ है, मतलब कि ट्रेड में कोई जो ट्रांजेक्शन है कॉस्ट का ये सारी चीजों का, तो उसको हमने ईजी करने के लिए कहा है, ज्यादा से ज्यादा हम करेंसी को क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके, है ना। एडिंग दैट द आइडिया टू हैव अ राइट टू मैकेनिज्म एंड ऑप्शन इन प्लेस फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्ट। यहाँ पर जो हमारे इम्पोर्टर्स हैं और एक्सपोर्टर्स हैं, ट्रेड में वेरियस जो आपकी एक तरीके से आइडियाज को ऐड किया जा रहा है कि आप अपनी लोकल करेंसी में भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन जो करेंसी है जैसे कि डॉलर, इसका भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तरीके से ये जो डील है वो आपकी क्या है, बायलेटरल डील है। इसमें हमें किसी थर्ड कंट्री को नुकसान पहुंचाना या फिर उनको जो हमारा ट्रेड है उसको इम्पैक्ट करने का हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है। ओके, तो आई होप आपको अब ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज द रिस्क ऑफ स्मॉल स्टेट हैवी रिलायंस ऑन द यूनियन गवर्नमेंट। ओके, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि स्मॉल स्टेट जो होते हैं बहुत ज्यादा रिलायंस होते हैं आपके यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर। कैसे? तो इसी के कारण वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं रिसोर्सेज के लिए, फंड के लिए यूनियन गवर्नमेंट पर। कहाँ? यूनियन गवर्नमेंट में। अब आप यहाँ पर देखेंगे द फिजिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया स्टेट हैज ग्रांटेड सिग्निफिकेंटली अटेंशन इन रिसेंट टाइम डिस्पाइट एम्पल डेटा ऑन स्टेट फाइनेंस मोस्ट ऑफ द एनालिसिस इज सेंटर्ड अराउंड लार्जर स्टेट। यहाँ पर ज्यादातर हम जो एनालिसिस करते हैं हमारे जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, है ना, लार्जर स्टेट्स हैं, वहां पर होता है। छोटे छोटे जो स्टेट्स होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं जो फंड होता है कैसे एलोकेट होता है, आप सभी को पता है। जो यूनियन गवर्नमेंट आपके यहाँ पे टैक्स को कलेक्ट करती है, जीएसटी के थ्रू आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स हुआ, इनकम टैक्स हुआ, तो यहाँ पर जो टैक्स का एक तरीके से कलेक्शन होता है तो उसका कुछ परसेंटेज स्टेट को दिया जाता है ना, तो कुछ परसेंटेज यहाँ पर स्टेट को दिया जाता है। बट यहाँ पर क्या होता है, जो छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं उनके पास इतना ज्यादा फंड नहीं हो पाता है जिसके कारण वो क्या कर सके, उनके जो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज हैं, वो उसको वहां पर पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाए। तो इसलिए यहाँ पर ये देखिए कहा जा रहा है कि द लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ स्मॉल स्टेट टू जनरेट देयर ओन रेवेन्यू रिजल्टेड इन अ हैवी डिपेंडेंस ऑन यूनियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो स्मॉल स्टेट्स होती है उनके पास जो कैपेसिटी होती है खुद का रेवेन्यू जनरेट करने की, वो बहुत ज्यादा उसमें लिमिट लगाई जाती है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं नागालैंड की, मणिपुर की, त्रिपुरा की, तो यहाँ पर एक तरीके से क्या होता है, ये बहुत ज्यादा रेवेन्यू को जनरेट नहीं कर पाते हैं जिसके कारण वो किस पर डिपेंड होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट पर डिपेंड होते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी जो आपकी वल्नरेबिलिटीज हैं उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया। पहला क्या है, स्टेट रिलाई ऑन द यूनियन गवर्नमेंट पॉलिटिकल गुडविल, अ सडन डिक्लाइन इन यूनियन ट्रांसफर कैन एडवर्सली अफेक्ट द स्टेट। अगर स्टेट यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलाई होते किसके ऊपर, यूनियन के ऊपर, और जैसे कि कोई पॉलिटिकल विल, अगर पॉलिटिकल पार्टी मान लीजिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नागालैंड में, हमने किसकी बात की, नागालैंड में, और यूनियन में यहाँ पर सेम जो पार्टी है वो यहाँ पर रूल कर रही है, तो ठीक है, अगर हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो हमने यहाँ पे फंड का एलोकेशन अच्छे से किया। मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरी पार्टी, नागालैंड में यहाँ पर XYZ पार्टी है और हमारी जो सेंटर है वहां पर ABC पार्टी है, दोनों अलग अलग पार्टी हो गई आपकी, तो इनके बीच में कभी कभी हमें कंफ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी जो यूनियन की तरफ से जो ट्रांसफर होता है फंड्स का, उसमें अफेक्शन देखने को, इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सेकंड, इसमें कहा जा रहा है कि हाई डिपेंडेंस ऑन द यूनियन माइट इम्प्लाई लेस फिजिकल फ्रीडम ऑफ द स्टेट। अगर यहाँ पर ये कहा जाता है कि हम यूनियन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं तो एक तरीके से क्या कर सकता है, तो जो हमारा फिजिकल फ्रीडम है उसको इम्पैक्ट कर सकता है, स्टेट की फिजिकल फ्रीडम को इम्पैक्ट कर सकता है। थर्ड, इसमें ये कहा जा रहा है कि देयर ओन रेवेन्यू कैन लीड टू वीकन स्टेट कैपेसिटी अफेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ डिलीवरिंग ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड जनरल सर्विस। अगर हम बहुत ज्यादा किस पर यहाँ पर डिपेंड रहते हैं, स्टेट यूनियन गवर्नमेंट पर डिपेंड रहते हैं, तो एक तरीके से क्या कर सकते हैं, जो स्टेट यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक और जनरल सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उस पर भी किस पर डिपेंड होना पड़ेगा, हमें यूनियन गवर्नमेंट पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए यही कुछ पॉइंट डिस्कस किए गए हैं जिससे ये कहा जा रहा है कि हमें क्या करना होगा, हमारा जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है स्टेट का, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, और जो बजट का जो हाई रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन है इसको भी हमें रिड्यूस करना होगा, और जो कलेक्शन है नॉन टैक्स रेवेन्यूज का स्टेट के द्वारा ये किया जाता है, इसका यहाँ पे जो कलेक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू कलेक्शन है उसको हमें इनहेंस करने की जरूरत है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, तो सम स्टेट्स सच एज मिजोरम हैव क्लोज डाउन लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस रिकॉर्डिंग देयर दीज एंटिटीज आर लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो स्टेट यहाँ पे छोटे छोटे स्टेट्स यहाँ पे किस पर डिपेंडेंट है, रिलायंस है आपके यूनियन गवर्नमेंट पर, उस रिस्क से यहाँ पर क्या हो सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल हमने इसको तो डिस्कस कर लिया, रुपीज दीरम डील्स है ना, ये क्या आपकी एक बायलेटरल यहाँ पर ट्रीटी है।
यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी न्यूज आ जाती है, वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करते हैं। यहाँ से भोपाल टू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस में क्या हुआ, आपकी हाल ही फिलहाल में आग लग गई। मतलब कि जो हमारा हम देखेंगे द फायर वॉज रिपोर्टेड इन द बैटरी बॉक्स, जो बैटरी बॉक्स था ट्रेन का, कुवैत के थोड़ा स्टेशन पर यहाँ पे क्या लग जाती है, आग लग जाती है। स्टेशन पर ही पहुंचने ही वाली होती है, मतलब कि जो हमारा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन 1:10 पर इसका टाइमिंग था कि इसको यहाँ पर रीच होना है। अब इसमें कोई जान मान की हानि तो नहीं हुई, बट फिर भी इसमें हमने देखा कि इस तरीके का हमें इंसिडेंसेस सामने अभी भी नजर आते हुए आ रहे हैं। हमने यहाँ पर ट्रेन तो स्टार्ट कर दी कि हाँ ठीक है, हमने बहुत सारी ट्रेन को स्टार्ट कर दिया, बट उसमें यहाँ पर कितना रिलायबल है, वो कितना ज्यादा यहाँ पर सिक्योर है, कितना इफेक्टिव है, इन चीजों को अभी इंश्योर नहीं कर पाए। तो रेलवे को यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो सेफ्टी है, सेफ्टी मेजर को भी यहाँ पे मेनली हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। ओके, तो देखिए आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर हमने दी थी और आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर सही है और कौन सी गलत है। तो देखिए, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। यहाँ पर कोई भी प्राइवेट और जो आपका प्लेयर होता है वो क्या कर सकता है, और कोई भी मिनिस्टर होता है वो क्या कर सकता है, बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर सकता है। उसमें प्रेसिडेंट की कोई भी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती है। सेकंड हम बात करते हैं, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज असेंट। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। यहाँ पर आपका 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, जिसके थ्रू कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है, तो वहां पर प्रेसिडेंट के पास क्या हो जाता है, ये ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर कि वो अपना एसेंट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो ऑप्शन ए है इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर डिलीट हो गया। सी ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ भी आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये भी डिलीट हुआ, और डी भी डिलीट हुआ। तो आपके पास क्या बचता है, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, 2 and 3 ओनली। ओके, सो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे सभी के आंसर सही होंगे, नहीं भी थे कोई इशू नहीं, एटलीस्ट आपको यहाँ पे ये टॉपिक तो क्लियर हुआ। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप यहाँ पर सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अगर आपको डाउट होता है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।